दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नीट यूनिवर्स पर। मैं हूं आपका दोस्त संजय पटेल। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफ्रैक्शन पढ़ा था और उसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने वाईडीएससी पढ़ा था। ठीक है, तो अभी तक वेव ऑप्टिक्स में हमने वाईडीएससी पढ़ा और डिफ्रैक्शन पढ़ा। ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। और इसका तीसरा टॉपिक है आपका पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यही तीन टॉपिक थे जो वेव ऑप्टिक्स में आपको पढ़ने थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीनों में से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। वाईडीएससी से तो हर साल एक क्वेश्चन आता ही है और एक क्वेश्चन कोई इन दोनों में से एक आ जाता है। ठीक है, या तो आपका पोलराइजेशन से पूछ लिया जाएगा या तो डिफ्रैक्शन से आ जाएगा। ठीक है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में और उसके क्वेश्चन भी करा दिए थे जो पूछे गए आपके एग्जाम में। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पोलराइजेशन। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पोलराइजेशन और अनपोलराइजेशन होता क्या है। ठीक है, पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट कब हम बोलेंगे, तो ये पहले हम देखेंगे। तो देखिए, मैक्सवेल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव। ठीक है, मैक्सवेल के हिसाब से लाइट ट्रेवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ठीक है, अब अगर मैक्सवेल ने बताया कि अगर वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है, जैसे अब ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होगा, तो उन्होंने कहा था कि इफ वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होगा तो उसको हम बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। इसका एग्जांपल है आपका सन। अब देखिए, अब पोलराइज्ड लाइट हम लोगों को देखना है, तो देखिए अब इसका क्या है, if the vibrations are restricted in a particular direction perpendicular to the plane of propagation of the wave called polarized light। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वाइब्रेशन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड हो और वो परपेंडिकुलर हो प्लेन ऑफ प्रोपगेशन के, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट हम तब बोलेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्रेजेंट हो ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल आपका सन था। तो देखिए, अब हाँ, ये भी एक पॉइंट और है जो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है ऐसे कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट कौन से नेचर को प्रूव करता है, ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करता है। तो ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब पोलराइजेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो वो आपको याद रखना है, निकोल प्रिज्म या पोलराइड इसको बोलेंगे। ठीक है, निकोल प्रिज्म और पोलराइड कैन बी यूज एज पोलराइजर एंड एनालाइजर। ठीक है, इसमें एक पोलराइजर होगा, एक एनालाइजर होगा, जहां पे हमको एनालाइज करना है। और पोलराइजर क्या होगा, लाइट को पोलराइज कराएगा। ठीक है, लाइट का पोलराइजेशन कौन कराएगा, पोलराइजर, और जहां पे हमको एनालिसिस करना है उसको बोलेंगे एनालाइजर। तो इसमें यूज होता है निकोल प्रिज्म और पोलराइड का। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसका नेक्स्ट थ्योरेटिकल पॉइंट है, तो ये आपके लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, जो आप डेली यूज में जो आप यूज करते हैं सन ग्लासेस। ठीक है, तो वहां भी इसका यूज होता है और ये आपके जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां भी इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट क्या है, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट पास थ्रू द पोलराइजर देन इमर्जेंट लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड इन हाफ इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट जब आप पोलराइजर पे डालोगे तो जब पोलराइजर से पास होगी वो लाइट तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन सन ग्लासेस। अब देखिए, सन ग्लास हम लोग लगाते हैं कि आंखों पे चमक कम पड़े, तो उसमें यही प्रॉपर्टी होती है कि जो भी अनपोलराइज्ड लाइट, अब देखिए मैंने पहले ही बताया कि सन लाइट जो कि होती हैं अनपोलराइज होती हैं। अनपोलराइज लाइट का हमने एग्जांपल भी बताया था कि सन। ठीक है, तो सन लाइट क्या होती है, अनपोलराइज होती है। तो अनपोलराइज जो आपकी आंखों में पड़ेगी तो वो चश्मा से होके पास होगी, जो आपका सन ग्लास होता है तो उससे होके पास होगी। तो ये वो सन ग्लास जो होगा तो उसमें पोलराइजर लगा होगा, तो पोलराइजर क्या करेगा, उसकी इंटेंसिटी को हाफ कर देगा। तो आपकी आंखों पे उतना स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। ठीक है, उतनी चमक आपकी आंखों पे पड़ेगी नहीं जितना सन की होती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। तो सन ग्लास में यूज होता है पोलराइजर, तो उससे क्या होता है, इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। तो भी एक थ्योरेटिकल पॉइंट हो गया यहाँ पे आपका। और इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट लास्ट है आपका कि पोलराइज्ड लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 5 मेथड। ठीक है, हमको देखना है कि पोलराइज्ड लाइट हम किस किस मेथड से पा सकते हैं, तो वो हमारा 5 पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, पहला है बाय रिफ्लेक्शन, दूसरा है बाय रिफ्रैक्शन, और तीसरा है बाय डबल डिफ्रैक्शन, और चौथा है बाय स्कैटरिंग, एंड पांचवा है बाय डाइकोटोमिज्म। ठीक है, तो 5 पॉइंट यहाँ पे हैं जिनसे आप पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे बाय रिफ्लेक्शन। इसमें 2 हमको पढ़ना है, तो बाय रिफ्लेक्शन हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाय स्कैटरिंग भी देखेंगे। 2 इसमें पॉइंट है जो आपके, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे बाय रिफ्लेक्शन। अब हम लोग देखेंगे बाय रिफ्लेक्शन कैसे होता है पोलराइजेशन। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, कोई अनपोलराइज लाइट आ रही है। ठीक है,
अब ये देखिए आर डायरेक्शन में इसके जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो आर डायरेक्शन में फैले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आर डायरेक्शन में है। अब ये मैंने 4 ही बनाए हैं, तो ये देखिए इधर 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 अभी और भी बना सकते हो, तो सारे डायरेक्शन में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फैले हुए हैं। अब देखिए यहाँ से ये कि सरफेस पे पड़ रही है। ठीक है, अब ये कोई मीडियम दूसरा है, ये मीडियम दूसरा है, तो इस मीडियम और इस मीडियम के बीच में कोई सरफेस है। ठीक है, तो इस पर लाइट आके इंसिडेंट हो रही है। तो अब वो पोलराइजिंग एंगल पे जब भी इंसिडेंट होगी लाइट, ठीक है, जब भी ये लाइट पोलराइजिंग एंगल पे इंसिडेंट होगी, अब ये हमने परपेंडिकुलर डाला हुआ है, अब ये हो गया आपका पोलराइजेशन एंगल आईपी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, इसी सरफेस पे आई और जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में चली गई, तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर वो मीडियम क्रॉस करके निकले तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट और ये हो गई रिफ्लेक्टेड। तो ये है आपकी रिफ्लेक्टेड और ये है रिफ्रैक्टेड, इसको हम लिख देते हैं, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, और ये है रिफ्रैक्टेड, ये हो गई रिफ्लेक्टेड लाइट। अब इसमें आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड ये जो दोनों वेव होती हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों होती हैं आपस में परपेंडिकुलर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये परपेंडिकुलर बना नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ 90 डिग्री लिख दिया है, तो इससे आप समझ सकते हो। ये थोड़ा सा एंगल ज्यादा हो गया यहाँ पे 90 से, तो उस पर आप कंफ्यूज मत होना। ये 90 लिखा हुआ, ये 90 ही होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का डिग्री, बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए सीधी लाइन है, तो ये अगर हम पूरा देखें तो कितना हो जाता है, ये 180 हो जाता है। ठीक है, ये 180 होता ना, सीधी लाइन है तो 180 हो जाता है ये। तो 180, अभी बीच में 90 हो गया, तो ये r प्लस आर डैश, ये r डैश और ये r है, तो r प्लस आर डैश ये दोनों मिलाकर 90 हो जाता है, और ये 90, तो ये तीनों मिलाके 180 हो जाता। तो हमने यहाँ पे लिखा r प्लस आर डैश इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों मिलाकर 90 होंगे तभी तो ये टोटल 180 होगा। तो ये r और r डैश 90 और ये 90 मिलाकर 180। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या लिखा, r प्लस आर डैश इक्वल टू 90 डिग्री, तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस r। ठीक है, अब r डैश इक्वल टू 90 माइनस r। अब r की जगह हमने क्या लिखा, आईपी लिख दिया। अब आईपी क्यों लिखा, अब देखिए जब कोई भी हम, चलो मिरर से इसको समझा रहे हैं, जैसे ये मिरर हो गया आपका, तो जितनी एंगल पे आप लाइट डालोगे उतनी ही एंगल पे ये लाइट निकल के जाएगी। तो ये अगर आईपी है तो ये भी आईपी ही होगा। ठीक है, लेकिन इसको हमको रिफ्लेक्शन दिखाना था इसलिए हमने आर से दिखा दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो आईपी और आर इक्वल ही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आर की जगह आईपी रख दिया। अब स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, तो स्नेल्स लॉ में क्या होता है, जो आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आईपी अपॉन साइन आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया म्यू। तो म्यू की वैल्यू, अब साइन आईपी तो वैसे रखोगे, साइन आर डैश की वैल्यू यहाँ पे 90 माइनस आईपी आपने किया था, तो साइन 90 माइनस आईपी, तो आईपी अब देखो 90 माइनस आईपी क्या हो जाएगा, ये कास आईपी हो जाएगा, तो ये कास आईपी होगा, ऊपर साइन आईपी, तो साइन आईपी अपॉन कास आईपी इक्वल टू म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन आईपी। तो बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, रिफ्लेक्शन में बस यही पूछा जाता है। म्यू की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा आपकी म्यू की वैल्यू भी पूछी जाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया जाएगा और म्यू की वैल्यू पूछी जाएगी। तो बस ये आपको याद रखना है, म्यू इक्वल टू 10 आईपी। और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेवस्टर्स लॉ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेवस्टर्स लॉ। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ये ब्रेवस्टर्स लॉ है, म्यू इक्वल टू 10 आईपी। ये शायद समझ में आ गया होगा, स्नेल्स लॉ तो आपको शायद पता हो, नहीं पता है तो बस लिखा है सामने, ये आप यहाँ से पता कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन इसका हम लोग लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी ये तो बस जनरल है, ये जनरल मैथमेटिक्स इसमें यूज की गई है। ठीक है, एंगल 180 था तो r प्लस आर डैश इक्वल टू 90 और 90 प्लस 90 180 हो जाता। तो हमको टोटल में 180 लाना था, तो r प्लस आर डैश की वैल्यू हमने 90 कर दी, और यहाँ पहले से 90 था तो तीनों मिला के 180 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया म्यू इक्वल टू 10 आईपी। अब एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम एट ए पोलराइजिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन कैलकुलेट। अब देखिए 60 डिग्री पे कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो हमको निकालना है यहाँ पे म्यू निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है और क्रिटिकल एंगल निकालना है। ठीक है, ये 2-3 चीजें आपको यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए आप सीधे सीधे म्यू निकालना, तो म्यू इक्वल टू 10 आईपी कर दो आप, तो म्यू इक्वल टू 10 आईपी। आईपी कितना दिया आपको, 60 डिग्री दे, तो 10 60 की वैल्यू √3, तो म्यू की वैल्यू निकल के आ जाए आपकी √3। ठीक है, ये हो गई म्यू की वैल्यू। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो उसको v लिखो, तो v इक्वल टू सी अपॉन म्यू हो जाएगा, तो c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन √3, तो ये आपका आ जाएगा √3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। थर्ड पॉइंट जो पूछा गया आपका क्रिटिकल एंगल पूछा गया, तो साइन IC इक्वल टू होता है 1 अपॉन म्यू, तो 1 अपॉन म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अब देखिए म्यू की वैल्यू √3 है, तो 1 अपॉन √3 हो जाएगा, तो IC इक्वल टू आ जाएगा साइन
इनवर्स 1/√3। ठीक है, ये आ गया आपका IC की वैल्यू। बस हो गया, 3 पॉइंट इसमें पूछे गए थे। बस ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाएगा। और इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट ये वाला पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का एंगल कितना होता है, तो ये 90 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और एक थ्योरेटिकल पॉइंट इसमें और पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि इसमें जो पोलराइज लाइट है वो है कौन सी, जो ये रिफ्रैक्टेड है और रिफ्लेक्टेड है। जो दो इसमें आपको वेव दिखाई दे रही है, एक रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्रैक्टेड है, तो कौन सी पोलराइज है? तो ये आपको याद रखना, पोलराइज रिफ्लेक्टेड वाली होती है। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वही पोलराइज है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट का कि रिफ्रैक्टेड लाइट का, किसका जो होता है वो इंसिडेंस का, जो आपके इंसिडेंट लाइट है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि पोलराइज लाइट में क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो उसके वाइब्रेशंस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस के। ठीक है, अनपोलराइज लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, लेकिन पोलराइज लाइट में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो उसका जो प्लेन होता है, ठीक है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस बोला जाए, तो उसके परपेंडिकुलर होगा और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है पोलराइज लाइट के लिए। तो पोलराइज लाइट यहाँ पे आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पोलराइज है और ये पोलराइज है, और इसका जो वाइब्रेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वो इसके जो आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस का प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। ये क्वेश्चन आपके नीट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंस फ्रॉम ईयर on a plane surface of material of refractive index mu at a particular angle of incidence I is found that reflected and reflected rays are perpendicular to each other. Which of the following option is correct for this situation? अब इसमें 4 ऑप्शन दिए, पूछा था कौन सही। तो पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इसमें पैरेलल कह दिया, तो पैरेलल तो मैंने बताया नहीं था, हमने बताया था आपको परपेंडिकुलर, तो पैरेलल यहाँ पे गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस जो है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो कि पोलराइज लाइट का है। ठीक है, बस ये आपको याद रखना। तो पहला मेथड हमारा हो गया कि पोलराइज लाइट हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो वो हो गया रिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है, अब दूसरा हमारा पॉइंट है जो वो बाई स्कैटरिंग, कैसे हम लोग पोलराइज लाइट ऑब्टेन करेंगे, तो इसको हम लोग देखना है बाई स्कैटरिंग। ठीक है, तो व्हेन unpolarized light is incident on the particle of a medium whose size is small as compared to wavelength of the light, then light gets scattered in all direction and polarized light is obtained perpendicular to the incident light. इसमें आपसे कहा गया जब अनपोलराइज लाइट किसी मीडियम पे पड़ती है तो उस मीडियम के पार्टिकल का साइज, ठीक है, लाइट ऑफ वेवलेंथ के कंपेरिजन में काफी छोटा होता है, तो वो लाइट सभी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, वो लाइट सभी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनपोलराइज लाइट। अब यहाँ पे हमको देखना है, देखिए अब ये लाइट है तो देखिए अब इसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के जो भी डायरेक्शन है वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक आपका पोलराइजर यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे एक पोलराइजर है, तो अब ये यहाँ पे पोलराइजर है तो बीच में जगह है इससे जहां से लाइट पास होके जा सकती है। तो देखिए अब जिस वाइब्रेशन यहाँ पे जो भी वाइब्रेशन हो, जो इस डायरेक्शन वाइब्रेशन हो रहा होगा तो वही तो इससे पास हो जाएगा, बाकी इससे होगा वो भी नहीं पास हो जाएगा, ऐसे होगा वो भी नहीं पास हो पाएगा, ऐसे होगा वो भी नहीं पास होगा। तो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन होगी वही इससे पास हो पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो अब मैंने बताया था पहले ही आपको कि जब भी अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। तो देखिए अब यहाँ पे I0 था, यहाँ पे I1 क्या हो गया, I0/2। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब भी अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइजर से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया I0/2। अब ये दूसरा पोलराइजर यहाँ पे रखा है, तो अब ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखा है, मानो कि इस पोलराइजर से ये थीटा एंगल पे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका होगा, अब ये पहले आप याद कर लो, अब ये पता ही था, मैंने तो बताया था इसको YDSC में बताया था कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो I2 = I1 cos स्क्वायर थीटा, ये है मेलस लॉ आपका। ठीक है, ये मेलस लॉ है। अब यहाँ पे देखिए जब ये आपका इंटेंसिटी यहाँ पे आएगी तो इसको हम लोग कंपोनेंट करेंगे, तो इसके कंपोनेंट करेंगे तो एक परपेंडिकुलर जो आएगा आपको cos थीटा आएगा और ये कंपोनेंट आएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा इससे पास हो नहीं पाएगा। ठीक है,
साइन थीटा नहीं पास होगा, कॉस थीटा जो कि परपेंडिकुलर होगा तो वो पास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो इस डायरेक्शन में होगा, जो आपका यहाँ बना हुआ है ये, तो जो इस डायरेक्शन में होगा वेक्टर वही तो पास होगा यहाँ से, तो वो निकल के आ जाएगा कॉस के फॉर्म में, ठीक है। तो दो डायरेक्शन यहाँ पे होती है, एक साइन होता है एक कॉस होता है, तो कॉस वाला यहाँ के निकल के आ जाएगा, उसको हम लोग ट्रांसमिशन बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन किसका होगा, कॉस वाला जो आपका कंपोनेंट होगा उसका ट्रांसमिशन होगा। तो कॉस वाला निकल के आएगा, तो अब यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा आपका A2 इक्वल टू A1 कॉस थीटा। तो एम्पलीट्यूड अब इसका स्क्वायर करो, तो A2 स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब A1 स्क्वायर वहां पे हम I1 कर सकते हैं, क्योंकि क्या है देखिए I इक्वल टू A1 स्क्वायर, तो जहाँ A1 स्क्वायर है वहाँ I1 कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ A2 स्क्वायर था तो यहाँ I2 किया, A1 स्क्वायर है तो I1, तो यहाँ से जो इंटेंसिटी निकल के आएगी वो आएगी I2, और वो किसके बराबर होगी, वो जो अब यहाँ पे I1 है तो वो होगी I1 कॉस थीटा के बराबर। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर एम्पलीट्यूड के फॉर्म में पूछा जाएगा तो इसको लगाओगे आप, इंटेंसिटी के फॉर्म में पूछा जाएगा तो इसको लगाओगे। अब जितने भी एंगल पे रखता जाएगा और कितने भी पोलराइजर रख दे, यहाँ पे लाइन से रख देगा एक के बाद एक, तो आप निकालते जाओगे इसी फार्मूले से, ठीक है। 1 बाय 1 आप फार्मूला लगाते जाओगे। ये स्क्वायर यहाँ से नहीं हटेगा, स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। I2 इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी देखिए लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं ये क्या है, मैलस लॉ है, ठीक है। तो मैलस ने उसको बताया था कि I2 इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा होता है यहाँ पे। तो ये हो गया बाई स्कैटरिंग, ठीक है। ये किसमें अगर पूछ लिया जाए कभी तो आप याद कर लो, जो इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4 होती है, ठीक है। बस इसमें कभी न्यूमेरिकल इस पे नहीं आया है, तो कभी पूछा जा सकता है, किसी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो इसको आप ऐसे दिमाग में बिठा लो थोड़ा सा कि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4 होता है। तो इतना चीज इसमें याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाई स्कैटरिंग। तो इसके क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए आपके, ठीक है। अब देखिए जो ट्रैफिक सिग्नल होता है तो रेड कलर का जो होता है एंड स्काई अपीयर ड्यू टू स्कैटरिंग, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल का जो रेड कलर होता है, स्काई का जो कलर होता है ब्लू, तो वो किसके थ्रू दिखता है, वो प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग के थ्रू दिखता है। ये आपसे पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। ये आपका ब्लू जो होता है, आसमान जो होता है आपका, तो वो नीला क्यों होता है, वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बस इसको आप थ्योरेटिकली ऐसे याद कर लो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आकाश का जो कलर होता है वो ब्लू दिखाई देता है। बस ये हो गया आपका। अब इसके न्यूमेरिकल्स बचे हैं तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज हमने नहीं लिखी, लेकिन जो बनाया आपको समझा देते हैं कि क्या है इसमें। देखिए अब ये अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी I0 है, ये किसी इस पोलराइजर से पास हो रही है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे दूसरा पोलराइजर आपका था जो इससे 90 डिग्री पे रखा था, ठीक है, पहले वाले से। अब देखिए ये पहला है, ये आपका दूसरा है, तो ये 90 डिग्री पे था पहले वाले से, ठीक है। लेकिन एक बीच में तीसरा रख दिया गया यहाँ पे, और वो थीटा एंगल पे रखा गया है, ठीक है। ये थीटा एंगल पे रखा गया है पहले वाले से, और दूसरे वाले से क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये थीटा एंगल पे रख दिया गया तीसरा कोई पोलराइजर, पहले ये 90 डिग्री पे था पहले वाले से। तो यहाँ पूछ रहा है कि आई डैश जो यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड निकल के आएगी लाइट का, वो कितना होगा, ठीक है। या इंटेंसिटी कितनी, इंटेंसिटी भी पूछा जा सकता है आपसे, एम्पलीट्यूड भी पूछा जा सकता है। तो एम्पलीट्यूड पता कर लोगे तो आप इंटेंसिटी बता सकते हो, इंटेंसिटी पता करके एम्पलीट्यूड भी बता सकते हो, क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। तो इससे आप कुछ भी आप दोनों में से एक निकालोगे तो दूसरा आप अपने आप बता सकते हो। तो हम लोग देखिए 1 बाय 1 चलेंगे हम लोग। तो यहां से हम लोग चल रहे हैं, तो अब देखिए अब ये अनपोलराइज्ड लाइट थी जिसकी इंटेंसिटी I0 थी, तो ये जब पोलराइजेशन इसका होगा तो ये हो जाएगी I0/2। ये हमने बताया था कि सनग्लास में यही प्रॉपर्टी यूज होती है, जो भी इंटेंसिटी होती है उसका आधा हो जाता है जब भी पोलराइजेशन होता है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ तो I0/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 था, और अगर फार्मूले में भी आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो फार्मूला लगाओगे कैसे, अभी जब दूसरा पोलराइजर होगा तभी तो आप फार्मूला लगाओगे। यहाँ फार्मूला आप लगा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे तो अनपोलराइज लाइट डाली जाए। और कभी कभी क्वेश्चन में कह देता है कि पोलराइज लाइट है, तब आप आधा नहीं करोगे, ठीक है, ये भी आप याद करो, तब आप हाफ नहीं करोगे। अगर पोलराइज लाइट है क्वेश्चन की लैंग्वेज में दे दिया गया तो आप हाफ नहीं करोगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए दूसरा पोलराइजेशन है, तो ये 0 डिग्री पे, ये यहाँ पे थीटा डिग्री है, तो ये इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा डिग्री तो होगा दोनों के बीच का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे है थीटा, और इस थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में आपसे दी गई थी 45 डिग्री, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ ये 0 डिग्री, ये 45, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, या एंगल कितना हो जाएगा, तो 45 ही तो आएगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे I/I0, I0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आई है। अब जो लाइट यहाँ पे होगी, जो इंटेंसिटी, वो आप यूज करोगे, तो यहाँ कितनी I0/2 है, तो इसको करोगे I0/2, और कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 45, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आप I0/4, क्योंकि कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करोगे तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/4, तो ये हो जाएगा I0/4।
ये इंटेंसिटी निकल के आई यहाँ की, यहाँ कितनी आ जाएगी आपकी I0/4। लेकिन आपको यहाँ से बताना है कि यहाँ कितना एम्पलीट्यूड निकल के आएगा, तो पहले हम इंटेंसिटी निकाल लेते तो उससे आप एम्पलीट्यूड ही बता देंगे। ठीक है, तो अब फिर से फार्मूला लगाइए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि I' निकल के आ जाएगी, तो I' इक्वल टू I, अब I कितना है यहाँ पे जो इसमें पास होगी तो वो I0/4 है, तो इसको करोगे I0/4 और फिर से वही cos स्क्वायर थीटा। अब थीटा यहाँ पे कितना है, देखिए अब ये 90 डिग्री या 45 डिग्री, दोनों के बीच डिफरेंस कितना आएगा 45 डिग्री का, तो ये आप रखोगे 45, तो ये हो जाएगा I0/8। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी निकल के आएगी आपकी I0/4, सॉरी ये इंटेंसिटी आपकी निकल के आएगी I0/8। तो यहां से जो आपका अब ये डैश हमको निकालना है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है A स्क्वायर, तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I की पावर 1/2। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो, तो A डैश जो आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा A/2√2। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, कि इसका जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ए डैश स्क्वायर, ये स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 और 2 8, तो ये स्क्वायर/8 हो जाएगा। ए स्क्वायर की जगह आप I0 रख दोगे और 8 की जगह 8 ही रखोगे, और ए डैश स्क्वायर की जगह I' रख दोगे, तो फिर यही वैल्यू तो आ जाएगी आपकी I' इक्वल टू I0/8। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड पूछे तो A/2√2, इंटेंसिटी पूछे तो I0/8। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। यहाँ पे 3 पोलराइजर थे, तीनों से लाइट पास हो रही, तो अल्टीमेटली जो आपका इंटेंसिटी निकल के आएगा वो I0/8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके नीट 2017 में पूछा गया था और एम्स 2017 में ही पूछा गया था। ठीक है, तो उसी साल 2017 में दोनों जगह आपके आया था, एम्स में भी आया था और नीट में भी आया था। सेम क्वेश्चन, इसमें इंटेंसिटी पूछी गई थी। ठीक है, फाइनल इंटेंसिटी पूछी गई थी जो आपका निकल गया है I0/8। तो ये आपके एम्स और नीट दोनों में पूछा गया था। सो अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका, जो आपके नीट 17 में पूछा गया था, वो मैंने करा दिया है। तो बाकी कुछ क्वेश्चन इसके और आप लोग ट्राई कर लेना, और ज़्यादा इसमें वेरिएशन होता नहीं है, बस एंगल आपको ध्यान रखना है। ये पोलराइजर के बीच जो एंगल रखी जाती है उसका आप ध्यान रखना। कभी कभी इन दो पोलराइजर को बोल देता है कि क्रॉस रखे हुए हैं। ठीक, तो क्रॉस का मतलब पहले से ही 90 डिग्री पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्यों पहले से 90 डिग्री पे रखे होंगे, तो अब ये माना 30 डिग्री पे रख दिया, तो इसके और इसके बीच तब फिर एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे 30 और 90 तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना आप, जब क्रॉस कहते तो आप ध्यान रखना कि पहले से दोनों 90 डिग्री पे रखे गए हैं। ठीक, तो चलिए बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।